जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। तुमसे हो हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने आज भी है और कल भी। कभी खो गया किनारा रहा गर्द तबस्सुम तेरा, तबस्सुम तू ज़मीं के लिए है न आसमां। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार। ओ गोरी चलो न हंस की चाल, जमाना दुश्मन है। लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे तेरा मेरे दिल में तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना कुहू के कोयलिया कहीं दूर पपिया पुकारे। हुआ तेरा वादा। मोहम्मद रफ़ी का नाम आते ही लोगों के दिलो दिमाग पर एक ऐसा असर होता है, एक ऐसी खुशी की लहर दौड़ती है। उन्हें लगता है कि साहब अब हमारे कानों को वो सुरीली आवाज़ का मज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि रफ़ी साहब के गाने एक से एक बढ़कर गाने थे। और ये बात भी सच्चाई है जो आपको हम बताने जा रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, फिल्मों के गानों का फिल्म को हिट करने में बहुत बड़ा हाथ होता है। और ये हकीकत है, फिल्मों के गाने ऐसे ऐसे होते थे कि कभी कभी फिल्म की कहानी इतनी कमज़ोर होती थी, फिल्म के गाने उसको ले उठते थे, यानी कि उसके हिट कराने में बहुत बड़ा हाथ होता था। और साहब उस पर अगर मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ हो तो वो तो चमत्कार ही बोलेंगे उसे, तो वो तो एक चमत्कार हो जाता था कि लोगों के दिलो दिमाग पर जो मोहम्मद रफ़ी साहब का असर आज भी है और उनकी वो सुरीली आवाज़ जो शायद अब कभी नहीं आएगी। तो मोहम्मद रफ़ी साहब की फिल्मों में कह के गाने होते थे, तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि फिल्म में किसी और सिंगर की आवाज़ें होती थी, सारे गाने वो दूसरे सिंगर गा रहे हैं, लेकिन एक गाना कभी कभी ऐसा अटक जाया करता था कि वो गाना कौन गाएगा। सबकी एक इच्छा होती थी ये गाना सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब गा सकते हैं। फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर, अमिताभ बच्चन साहब की। मुकद्दर का सिकंदर में किशोर कुमार साहब के सारे गाने थे, लेकिन उसमें जो एक अंतरा दिखाया है, वही गाना जो किशोर कुमार साहब ने गाया था, वही अंतरा मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में है, क्यों हुआ। ये एक इत्तेफाक की बात है और लोगों में चर्चा भी बहुत होती थी। जब अमिताभ बच्चन साहब फिल्म के एंड में मर जाते हैं तो उस टाइम विनोद खन्ना साहब वो कली गाते हैं, तो वो कली मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में थी। तो लोगों ने उसे इतना पसंद किया और यही कहा कि बाद में पूरा गाना भी रफ़ी साहब का होना चाहिए था। तो ऐसे ही और भी कई फिल्में हैं जिनमें रफ़ी साहब का एक आध गाना होता था और वो गाना उन सब गानों पे भारी पड़ जाया करता था। ये अक्सर हुआ है, आपने भी देखा है और सुना भी है। तो आज हम आपको मोहम्मद रफ़ी साहब के उस एक गाने की बात बताते हैं जिस गाने ने उधम मचा दिया था और सिनेमा हॉल में जो इंसान फिल्म देख रहे हैं उनकी आंखें भी नम हो जाया करती थी। और उस फिल्म को बच्चों ने भी बहुत पसंद किया था और फिल्म भी सुपरहिट रही थी। और साहब हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना साहब की सुपरहिट फिल्म हाथी मेरे साथी की। हाथी मेरे साथी का आज किस्सा हम आपको बताते हैं कि जब ये फिल्म शुरू हो रही थी तो पहले इसमें संजीव कुमार साहब को लिया जा रहा था, लेकिन फिल्म लोगों ने सोचा जानवरों की पिक्चर है, पता नहीं चले ना चले, तो संजीव कुमार साहब पता नहीं बिजी थे क्या थे, वो काम नहीं कर पाए। फिर ये कहानी पहुंची राजेश खन्ना जी के पास। राजेश खन्ना साहब बहुत बड़े स्टार, सुपर स्टार थे, हमारी इंडस्ट्री के पहले सुपर स्टार थे। और राजेश खन्ना साहब की फिल्में गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली सभी तरह की हो रही थी और सिनेमा हॉलों से इनकी फिल्म उतरने का नाम नहीं ले रही थी। तो फिल्म के प्रोड्यूसर साहब ने राजेश खन्ना साहब से संपर्क किया और जब राजेश खन्ना साहब ने कहानी सुनी, कहानी तो पसंद आई, लेकिन उन्होंने सोचा कि फिल्म में जानवरों का सिलसिला है तो तुम्हें कहीं ऐसा ना हो कि ये जानवर एक तरफ को फेंक के रख दें और आपकी रोल जो आप कर रहे हैं हिट फिल्म में दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये फिल्म भी हल्की पड़ जाए और आपका कैरेक्टर कमज़ोर हो जाए। तो राजेश खन्ना साहब चाहते हुए भी फिल्म नहीं करना चाह रहे थे, तो उन्होंने प्रोड्यूसर साहब ने फिर उनको कहा कि आप ये फिल्म कीजिए, साइन कीजिए, हम इसकी शूटिंग शुरू करने वाले हैं।
राजेश खन्ना साहब ने सोचा इनको मना किस तरह किया जाए, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था, हमारे जुबली कुमार साहब का बंगला बिक रहा था और वो राजेश खन्ना साहब खरीदना चाह रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसी बात है तो मैं, जबकि राजेश खन्ना पास के दौलत की कमी नहीं थी उनके पास, क्योंकि फिल्में सुपर हिट फिल्में दे रहे थे, तो उन्होंने ऐसे ही उनके सामने एक बात रख दी कि जितना का मुझे बंगला मिल रहा है, अगर आप मुझे उतने पैसे देंगे तो मैं आपकी फ़िल्म करूँगा। तो साहब प्रोड्यूसर साहब ने बोला ठीक है आप बात कीजिएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि राजेश खन्ना साहब फिल्म नहीं करना चाह रहे थे, उन्होंने ये शर्त रख दी, खामोखा की शर्त रखी कि बता रहा हूँ पैसे की कमी नहीं थी उनके पास, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। तो राजेंद्र कुमार साहब ने बंगले की जो भी कीमत मांगी, वही कीमत राजेश खन्ना साहब ने फिल्म के प्रोड्यूसर से मांगी। उन्होंने सोचा कि ये कीमत सुन के जो है फिल्म को मेरे से नहीं कराएंगे, तो साहब प्रोड्यूसर साहब ने हाँ कर दी और उनको फ़ौरन साइन कर लिया कि ठीक है हमें मंजूर है, जो आप बंगला खरीदना चाहते हैं जिसकी जो कीमत है वो कीमत आपको हम फिल्म में काम करने की देते हैं। उन्होंने कर लिया, हामी भर ली। राजेश खन्ना साहब का मन तो नहीं कर रहा था फिल्म करने के लिए। खैर साहब जैसे तैसे करके उन्होंने फिल्म कर ली और वो खुश थे और फिल्म कर ली। उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इतनी फिल्में हिट दे रहे हैं, एक आध हल्की फिल्म भी चली जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो साहब ये बात रही, एक अलग बात उनके मन की सोच की बात थी। फिल्म बनी और सबसे बड़ी बात आ रही फिर उसकी रिकॉर्डिंग की। उसमें सारे गाने किशोर कुमार साहब के थे और जो गाना था उसके अंदर एक, वो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करने की बात चली। सब ने कहा कि ये गाना जो है रफ़ी साहब से गवाएंगे, चूँकि ये बात नहीं किशोर कुमार साहब नहीं गा सकते थे, ऐसा नहीं था, लेकिन साहब वो चाह रहे थे कि एक स्पेशल चीज़ हो और वो जो चीज़ चाह रहे थे वो चीज़ उसमें आनी भी थी। सबका मशवरा यही हुआ कि आप एक काम कीजिएगा, ये गाना रफ़ी साहब गाएंगे। और साहब वो मोहम्मद रफ़ी साहब के पास ही गाने लेकर गए। जबकि बहुत से सिंगर ऐसे होते थे कि नुसरत के बाकी गाने कौन गा रहे हैं, फला वो नीचे गवाइएगा, लेकिन रफ़ी साहब के अंदर वो वाली बात नहीं थी। रफ़ी साहब बोले एक ही गाना गाना कोई बात नहीं है, तो बाकी गाने कौन गाने, किशोर दा गा रहे हैं, डोंट वेरी, ठीक है मैं गाना गाता हूँ, कब है रिकॉर्डिंग बताइएगा। तो साहब उनके मन में जो डर था प्रोड्यूसर के, कहीं ऐसा ना हो कि रफ़ी साहब गाना गाने से मना कर दें, तो लेकिन वो डर उनका वहीं निकल गया और वो फ़ौरन खुश होकर रफ़ी साहब को एडवांस देने लगे। बोले कोई बात नहीं एडवांस की, आप जो गाना बताइए कब है, और वो उन्होंने डेट दे दी और साहब गाना रिकॉर्ड हुआ। और जो गाना रिकॉर्ड होने के बाद जो सब ने सुना और भाई साहब वो तो लगा उनको हाँ भी गाने में बहुत दम है। लेकिन साहब दम जब पता लगता है जब खिलाड़ी मैदान में आते हैं। तो साहब पिक्चर बन के रिलीज़ हुई और भाई साहब पिक्चर ने जो सफलता के रिकॉर्ड बनाए और इस बच्चों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया, क्योंकि जानवरों को बच्चे अक्सर पसंद करते हैं। और फैमिली इस तरफ दौड़ दौड़ के पहुंची, किसी भी तरह फिल्म सिनेमा हॉल से उतरने का नाम नहीं ले रही थी। और जो हम आपको बता रहे हैं कि एक ही गाना चारों गानों पे भारी पड़ा, यानी कि पूरी फिल्म का गाने अच्छे थे लेकिन वो गाना सारे गानों पे भारी पड़ा और उसने वो तहलका मचा दिया कि लोग सिनेमा हॉल में उस गाने में लोगों की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। और साहब सुपर डुपर हिट गाना, और वो गाना आज भी बजता है। हाथी मेरे साथी फिल्म के गाने तो और भी बजते हैं, आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, लेकिन साहब इस गाने से हाथी मेरे साथी फिल्म की पहचान होती है। और बहुत से गाने ऐसे जो लोगों को याद नहीं, और गाने बहुत बढ़िया हैं, लेकिन एक ही गाना फिल्म को कहीं से कहीं ले गया था। खुश रहना मेरे यार, हाथी मेरे साथी फिल्म का वो एक ही गाना जिसने फिल्म को कामयाबी दिलवाई और आज भी यानी कि वो गाना बजता है। तो कभी कभी मैंने जैसे बताया कि एक ही चीज़ किसी को कहीं से कहीं ले जाती है। तो साहब रफ़ी साहब की वो आवाज़ और बाकी सिंगर जो और भी हैं उनकी आवाज़ें बहुत प्यारी प्यारी थी, बहुत अच्छी आवाज़ें थीं। लेकिन हमने हमेशा ये देखा है कि और सिंगर के काफ़ी गाने होते, लेकिन रफ़ी साहब का एक ही गाना सब पे भारी पड़ जाया करता था। तो साहब आज आपको हमने हाथी मेरा साथी फिल्म के बारे में ये दो बातें बताई हैं कि, और आप ये बताइएगा कि अगली बार आपको किस फिल्म के और किस कलाकार के बारे में हम कोई न्यूज़ या उनके खबरें बताते हैं। तो इसी तरीके से बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। हम इंतज़ार करेंगे दोस्तों। खुश रहना मेरे यार, चल 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 मेरे साथी ओ मेरे हाथी, चल ले चल दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, से मोटर कार चल यार धक्का मार, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार।